Hello everyone, welcome to the new video. We are continuing our series of class 6 NCRT और अब तक हमने चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक हमने कवर कर लिया है. दिस इज़ चैप्टर 5 और इस चैप्टर 5 में हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं. लास्ट की वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ डू विज़िट टू माय चैनल और वहाँ पे प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है. आप प्लेलिस्ट में जा कर के साइंस वाले सेक्शन में आप एक चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक आप देख सकते हैं. और जो भी डाउट्स और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट में करके चीज़ों को बता सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. सो इस चैप्टर में आप और हम सब जानते हैं कि हमारे आसपास की चीज़ें जो हम अपने रोज़मर्रा के लाइफ में देख रहे हैं तो उनके बेसिस में हम चीज़ों को कैसे सेपरेट करते हैं, कैटेगरी वाइज में कैसे कैसे चीज़ों को अलग अलग तरीके से रखा जाता है और अलग अलग मेथड्स को हम इस चैप्टर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे. तो कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने चाय बनाया और चाय बनाने के बाद जब चाय में आप यूज़ क्या क्या करते हो, चाय में आप दूध का यूज़ करते हो, शुगर का यूज़ करते हो, चाय पत्ती डालते हो. फिर चाय जब बन जाती है तो आप चाय को इस तरीके से चाय छन्नी से जो है आप अलग कर देते हो. नाउ स्टेनर का काम ये है कि चाय पत्ती को अलग छान देना ताकि जब हम पिए तो ऐसा ना हो कि हम एक घूंट चाय पी रहे हैं और उसके साथ में बहुत सारा चाय पत्ती हमारे मुंह में जा रहा है. सो हम लोग स्टेनर के हेल्प से हम लिक्विड चाय को अलग कर लेते हैं और चाय पत्ती को हम सेपरेट कर लेते हैं. ठीक है. कई बार घर में ऐसा भी हुआ होगा कि आपके घर पे बिरयानी बनी, कुछ और ऐसी सब्जियां बनी और उसमें मसाले खड़े मतलब आपके प्लेट में आ गए. तो आप उनको क्या करते हो, आप बारी बारी करके जो पेपर निकल गया, ब्लैक पेपर निकल गया, वो लौंग कई बार आ जाता है. ठीक है. कई बार कुछ और मिर्ची वगैरह आ जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें, तो उसको आप हैंड पिक करके आप चीज़ों को निकाल करके अलग कर देते हो. नो, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों के मिक्सअप होने से भी बनती है और हम कई ऐसी चीज़ों को हम सेपरेट भी कर सकते हैं. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑन डेली बेसिस. यू एंड आई ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इन आवर डेली लाइफ. लाइक हम चाय पत्ती को अलग करते हैं, हम खाने के लिए जो चीज़ हमें मिलता है सो हम केयरफुली उन सब चीज़ों को खाते हैं. ये नहीं कि जो मिला उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम खा नहीं सकते, जो टेस्ट में बहुत बुरा है वो भी हम खा लेते हैं, ऐसा हम नहीं करते. फिर आपने कई बार आप बटर को ऐसे चर्निंग होते हुए देखा होगा. जो मट्ठा को आप चर्न करोगे तो उसके ऊपर में फोम के झाग के जैसा बनेगा और उस झाग को निकाल करके आप जो है घी बना लेते हैं. ठीक है. नाउ इसमें अब हम लोग सब्सटेंस के सेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो देखो, नॉर्मली अलग अलग प्रकार के मेथड्स हैं कि आप चीज़ों को सेपरेट कर सकते हो. जैसे आप स्टोन अगर चावल में है तो आप उसको अलग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हैंड पिकिंग मेथड. चर्निंग ऑफ मिल्क को आप करके आप बटर ऑब्टेन कर सकते हो. चाय पत्ती को आप स्टेनर के मदद से आप उसको छान के निकाल सकते हो. तो हम लोगों ने अलग अलग मेथड्स को देखा. अब हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, मेथड्स ऑफ सेपरेशन. चीज़ों को हम सेपरेट कैसे करते हैं. तो चीज़ों को हम डे टू डे लाइफ में जब हमें चीज़ें मिलती हैं तो हम सबसे पहले अगर अपने खाने के प्लेट में या आपने घर में मम्मी को देखा होगा कि कई बार चावल को जब वो फटक रहे होते हैं सूप में तो वो निकाल निकाल के हैंड पिकिंग मेथड के थ्रू कंकड़ को, पत्थर को, छोटे छोटे जो ब्रोकन पीसेस हैं, हस्क के पार्टिकल्स हैं, स्टोन है, उनको निकाल के फेंक रहे हैं. तो उस मेथड को हम लोग हैंड पिकिंग मेथड बोलते हैं. द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग can be used for separating slightly larger sized impurities like pieces of dirt, stone, husk from wheat, rice or pulses. नॉर्मली घर में हम लोगों ने कई बार ये चीज़ें होते हुए देखा है. तो सबसे पहले सेपरेशन ऑफ मेथड्स में हैंड पिकिंग सबसे पहला मेथड
आता है, ध्यान में रखना है। दूसरा है थ्रेसिंग। यू मस्ट हैव सीन दैट बंडल ऑफ वीड और पैडी को फील्ड में रखा हुआ आपने देखा होगा, और उसको इस तरीके से पीटा जाता है, या तो पत्थर पे पीटा जाता है या फिर लकड़ी का बड़ा सा एक ऐसे मोटा सा जो लकड़ी का होता है ना वो रखा हुआ, उस पे पीटा जाता है बार बार। उससे क्या होता है कि ये जो अनाज आपको दिख रहा है ना इसमें लगे हुए हैं, जब वो पत्थर पे पीटे जाते हैं तो ये टूट के गिर जाते हैं आसपास में, ठीक है। फिर वो साफ़ कर करके इनको साइड में किनारे कर देते हैं, और ये सब जो आपको दिख रहा है ये पुआल है, और ये पुआल को इन लोगों ने अलग करके रखा है। तो दूसरा मेथड है थ्रेसिंग। आज के वक्त में तो थ्रेसिंग तो थ्रेसर मशीन ही आ गया है, लेकिन पहले के टाइम में हाथों से पत्थरों पर लकड़ियों पर पीट के अलग किया जाता था, ठीक है। तो ये प्रोसेस में क्या होता है, स्टॉक जो होता है, ग्रेन फ्रॉम स्टॉक, इन थ्रेसिंग प्रोसेस स्टॉक्स आर बीटिंग इनटू फ्री द ग्रेन सीड्स, एंड समटाइम्स threshing is done with the help of blocks, machines and also used to thresh large quantity of goods। तो आज के टाइम पे तो सारा चीज़ हम मशीन से देखते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि बीच में चारों तरफ एक ऐसे खूंटा को लगा दिया जाता था, और चारों तरफ में ऐसे 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 करके आपको अनाज की जो भी होती थी स्टॉक को पसार दिया जाता था, ठीक है, पुआल को। और यहाँ पे एक बैल या एक गाय को ऐसे ऐसे बांध करके गोल गोल घुमाया जाता था। जब वो चलता था कंटिन्यूअस चल रहा है 2 घंटा 3 घंटा, फिर जो उनका मालिक है उनको उठाता था और अनाज को झाड़ वाड़ करके हट किनारे ये पुआल को कर देता था, और अनाज उसको फर्श पे वैसा का वैसा ही मिल जाता था। तो ये मेथड था, लेकिन अब एडवांस मेथड हो गया है, तो थ्रेसिंग मशीन के थ्रू हम अनाज को निकाल लेते हैं। नाउ अनाज निकाल लिया, सब कुछ हो गया, जब वो अनाज में अब मिक्स रहेगा आपको हस्क भी, कुछ साइजेस ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो कंपोनेंट्स होंगे एक दूसरे के जैसे। तो ना अब मिक्सचर जब इसमें किया हुआ है तो मिक्सचर को आपको अलग करना है। तो अनाज को जब आपने पीस दिया, जब वो अलग हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है एक राइस का है, इसके ऊपर में हस्क है और ऐसे कोटिंग रहता है, ये जब अलग होगा, जब ये टूटेगा तो आपस में मिक्सअप रहता है। तो मिक्सअप को अलग करने के लिए हम विनोइंग का मेथड करते हैं। आज के वक्त में सारी चीज़ें मशीन से हो रही हैं, बट ये सारी चीज़ें आज से 20 25 30 साल पहले ज़्यादातर मैनुअली की जाती थी, चाहे वो किसान होता था या उसके फैमिली के मेंबर उसकी मदद किया करते थे। तो विनोइंग में क्या होता है, जो मेथड होता है विनोइंग, ये मेथड सेपरेट करता है कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, इज कॉल्ड विनोइंग। बहुत सारे चीज़ें जो मिक्सचर के फॉर्म में है तो उनको सेपरेट करने के लिए विनोइंग मेथड का यूज़ किया जाता है। विनोइंग वर्ड से ही आप विंड को रखो कि कैसे हेवियर सब्सटेंसेस हवा के ज़रिए, जो हेवियर होता था वो नीचे की तरफ गिर जाता था, और हवा के मूवमेंट से जो हल्की वाली चीज़ होती थी वो दूर जा कर के इकट्ठा हो जाती थी। अब देखो यहाँ पे एक जो है ये किसान है, ये जो है वमन, ये खड़ी है ऊंचे जगह पर, और ये सूप में ये अनाज लिए हुई है। अब अनाज में इनको अनाज भी है और हस्क भी है, छोटे मोटे पार्टिकल्स भी हैं, लाइट पार्टिकल्स भी है, हेवी। तो ये ऊपर चढ़ गई और हवा चल रहा है इस डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में हवा चल रहा है। ये खड़े होकर के सूप को हल्का हल्का स्लोली स्लोली आगे पीछे ऐसे इन्होंने करना शुरू किया। अब ये अनाज हल्का हल्का गिर रहा है। अनाज भारी होने के वजह से ये नीचे की तरफ गिर गया, लेकिन इधर से जो हवा चल रही थी उसने हस्क को दूर उड़ा करके इस जगह पर इकट्ठा कर दिया। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि विनोइंग के मेथड से हम चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग। हालांकि ये भी प्योर फॉर्म में नहीं है, कुछ ना कुछ तो इम्प्योरिटीज़ रहेगी, मिक्सचर तो रहेगा, बट नाउअडेज़ मशीन के टाइम में, मशीनी युग में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से होती है, और मैनुअल्स और इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, और टाइम ये सब बहुत बचता है इसमें। नाउ the method of commonly used for farmers separate lighter husk particles from heavier seed grain। हाँ, heavier seed grain रहता है और husk जो होता है वो हल्का होता है, वो अलग करके निकल जाता है ना। एक और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है आपको शीविंग मेथड। घर में जब आपने देखा होगा मम्मी को, आंटीज को, बहुत लोगों को, जब आटा आता है तो उसको चालते हैं हम चलनी से। तो जब चलनी से हम चालते हैं, क्यों चालते हैं? क्योंकि हो सकता है आटे में कई बार इम्प्योरिटीज़ होगी,
कुछ बड़े पार्टिकल्स होंगे, तो जब हम उसको चालते हैं तो आटा तो नीचे की तरफ गिर जाता है जस्ट बिकॉज कि वो फाइन पार्टिकल्स हैं। लेकिन कुछ स्टॉक, स्टोन या कुछ हस्क के पार्टिकल्स जो हैं वो अभी भी इस वाले पार्ट में बच जाते हैं, क्योंकि हम शीविंग कर रहे हैं। शीविंग करने से बहुत सारी चीज़ें नीचे गिर गई, स्मॉल पार्टिकल्स, और जो उनसे बड़े पार्टिकल्स थे वो वहीं पे वहीं रहे। अब शीविंग में छोटे छोटे होल्स होते हैं बने हुए, छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो बिगर जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो शीव में ऊपर ही रह जाती है, और छोटे छोटे फाइन पार्टिकल जो अनाज के होते हैं जो हमारे, वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो इससे हम सेपरेट करके मेथड को यूज़ कर लेते हैं। अब इस मेथड को भी आपने कई बार देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट पे, और आपके घर में भी कई बार जब काम लगा होगा, तो एक जो रेजा और मज़दूर होते हैं वो इस तरह से जाली का यूज़ करके प्लस्तर के टाइम मोटे बालू और जो कंकड़ होते हैं उनको ऊपर सेपरेट कर देते हैं, और जो फाइन पार्टिकल के बालू होते हैं वो नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। अब इस बालू को, वो फाइन पार्टिकल को यूज़ करते हैं घर के प्लास्टर के लिए। तो इससे फाइन पार्टिकल्स जब प्लास्टर में आता है तो कहीं पे गड्ढे वगैरह इन सब चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। नाउ इसके बाद जो चैप्टर में आप देखेंगे सेपरेशन के, या तो यहाँ तक हमने सेपरेशन में क्या देखा, हमने सेपरेशन में देखा कि कैसे हैंड पिकिंग मेथड से हम चीज़ों को सेपरेट कर ले रहे हैं। दूसरा कि कैसे थ्रेसिंग कर रहे हैं। तीसरा विनोइंग एक मेथड है, बहुत सारे मिक्सचर्स की चीज़ों को हम अलग कर सकते हैं। शीविंग हम देख रहे हैं कि शीविंग में कैसे हम जो हेवी पार्टिकल्स हैं, जो बड़े पार्टिकल्स हैं, वो शीव के होल में ही फंस जाते हैं, ऊपर रह जाते हैं, और जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनका हम यूज़ कर लेते हैं। फिर हमने यहाँ पेबल और स्टोन वाला देख लिया कि बालू में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को हम अलग से छांट लेते हैं और फाइन पार्टिकल का यूज़ कर लेते हैं। नाउ सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन भी एक मेथड है। नाउ आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो चीज़ों में मिक्स होकर के रहती हैं। तो चीज़ें जब मिक्स रहती हैं, बहुत सारी मटेरियल्स एक ही चीज़ में अवेलेबल होता है, तो हम कहते हैं कि इनमें छोटे छोटे सेडिमेंट्स वगैरह हैं, एंड दिस इज़ नॉट इन द प्योर फॉर्म। अब हम देख के एग्जांपल देख के समझते हैं। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। When you added a water to these, impurities like dust particles get separated. हाँ, ऐसा कई बार हुआ है कि घर में जब खाना बनाते हो चावल वगैरह, तो हम थोड़े के लिए, थोड़ी देर में उसमें क्या करते हैं, उसको धो लेते हैं, एक बार फ्रेश कर लेते हैं, हम लोग धो करके साफ़ कर लेते हैं, तो उससे इम्प्योरिटीज़ निकल जाती है। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल। अब जो प्योर चीज़ें होती हैं ना, कई बार चावल में हस्क वगैरह मिक्स होता है, पानी में भिगो दिया तो जो राइस वगैरह, जो हमारा ये चावल का पार्ट है, ये नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है, और हल्का वाला जो ऊपर होता है हस्क, ये सब ऊपर में फ्लोट करते रहता है। हम चीज़ों को अलग कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आया। और हम चीज़ों को अलग करके फ्रेशली हम निकाल लेते हैं ना। अब क्या होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ों में सेडिमेंट्स वगैरह भी होते हैं, जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू हम चीज़ों को अलग करते हैं, वो समझते हैं कि क्या होता है। When a heavier component in a mixture settles after water is added to it, and this process is called sedimentation. Sedimentation उस process को कहते हैं कि जब कोई एक heavier component, एक heavier particle किसी चीज़ के मिक्सचर में है, तो जब हम उसको पानी में डालते हैं वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले जो हमारे यूज़ के लिए चीज़ है उसको हम निकाल लेंगे, और जो सेटल डाउन हुआ है उसको फेंक देंगे। इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। नाउ व्हेन वाटर इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। अब कई बार ऐसा होता है कि जब वाटर को डस्ट के साथ, यानी कि चावल को हमने भिगोया, डस्ट वस्ट पार्टिकल ये सब ऊपर में फ्लोट हो गया, तो हम क्या करते हैं, पानी को ऊपर से बहा देते हैं और चावल हम फ्रेश निकाल लेते हैं। तो उस सेपरेशन वाले मेथड को डिकेंटेशन हम बोलते हैं। यहाँ पे आप देख लो, सॉइल और वाटर का मिक्सचर है, अनडिजॉल्व मटेरियल अगर किसी चीज़ में है, तो हमें मान लीजिए ये वाला यूज़फुल चीज़ है, या फिर ये वाला हमारा यूज़फुल है, तो हम पानी में डुबाएं तो यूज़फुल चीज़ को हमने बाहर निकाल लिया, और जो बैठा हुआ था अनडिजॉल्व मटेरियल, इसको हमने वैसे ही रखा और ब्लास्ट में फेंक दिया। कई बार आपको ऐसा होगा कि सॉइल के साथ आपने पानी को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद जो इम्प्योर वाली चीज़ होती है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो गई, और जो हमें यूज़ करना था ये ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो ढाल के हमने इसको पानी को निकाल लिया। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम?
ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स जो है, अगर मिक्सचर मिला है और उसमें हम सेपरेट कर रहे हैं तो सेपरेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स इन ऑफ अ मिक्सचर को हम सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन की हेल्प से कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई एक चीज़ है और इसमें दो तीन चीज़ों का मिक्सअप है और हमें यूज़ करना है सिर्फ एक ही चीज़, तो हम डिकंटेशन और सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू हम चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। नाउ स्टेनर जो हमने देखा चाय को फिल्टर करने का काम कर रहा था, ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्टेनर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्टरेशन। फिल्टरेशन क्या बोल रहा है कि फिल्टरेशन किस मेथड को बोलते हैं, जब हम चाय को पोर करते हैं, ढालते हैं, तो चाय की पत्तियाँ चाय छन्नी में रह जाती है और हम चाय को अलग निकाल लेते हैं। तो जो चाय की जो छन्नी है ना, स्टेनर में जो चाय पत्ती रह गई, उस मेथड को फिल्ट्रेशन मेथड हम बोलते हैं ना। ऐसे ही फिल्ट्रेशन मेथड और भी जगह पे यूज़ होता है, जैसे जैसे कह रहा है कि समटाइम वाटर सप्लाइड थ्रू द टैप मे बी मडी, the water collected from the pond and river also muddy, especially after the rain. It gets seized if we can use some method of separation to remove the insoluble impurities like soil from the water. तो इसके लिए तो वो एक अलग से फिल्टर पेपर वाला तो एग्जाम्पल है ही, बट कई बार आपने अमूमन देखा होगा कि जो टैप वाटर से हमारे घर पे पानी आ रहा होता है, अगर वो गंदा आ रहा होता है तो हमारे घर पे हमारे जो मम्मी है, पापा है, वो बड़ा दिमाग लगा क्या करते हैं कि एक कॉटन की कपड़े को, सूती कपड़ा, फटा हुआ कोई भी ऐसा चीज़, उसको काट के यहाँ पे बांध देते हैं। अब पानी जब भी आता है तो वो इस मेथड के थ्रू होकर के आएगा। अब सूती कपड़े में बहुत छोटे छोटे फाइन होल्स होते हैं, वो क्या करेंगे, जो लार्जर पार्टिकल्स होगा उसको ये होल्ड कर लेगा और पानी को बाहर की तरफ निकाल देगा। तो ये इसका एक मेथड है ना। इन सारी मेथड्स के थ्रू अब वाटर और मडी, जो पानी में कीचड़ जैसा वो मिक्स है, इम्प्योर चीज़ है, उसको अलग करने का तरीका है, वो फ़िल्टर के थ्रू ही यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे फ़िल्टर पेपर का यूज़ करके आप पानी को निकाल सकते हो, प्योर पानी को, और इम्प्योर जो आप पीछे बच जाएगा आपको मडी वाला, वो पार्ट वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, चलो अब बहुत सारी ऐसी एग्जांपल है ना। आप यहाँ पे देखो, वेजिटेबल जो जूसर होता है यूजुअली ये फ़िल्टर्ड आउट करता है, वैसे ही जूसर मशीन में आपने डाला, एक तरफ से वेस्ट मटेरियल निकल गया और एक तरफ से जूस आपको बाहर निकल जाता है, वही चीज़ है। पनीर को भी आपने कई बार देखा होगा, जो दूध देने वाला आता है वो अपने गाड़ी में, साइकिल में पनीर को कपड़े में बांध के लटका लेता है। अब क्या होता है कि वो कपड़े से पनीर का पानी नीचे गिर गिर के हट निकल जाता है और पनीर आपको अच्छा मिल जाता है। तो ये जो मिक्सचर वाली चीज़ें हैं, इनको सेपरेट करने के लिए हम फिल्टर मेथड का ही यूज़ करते हैं ना। अब हम आते हैं एवोपोरेशन। एवोपोरेशन भी एक मेथड है जो आप चीज़ों को प्योर कर सकते हो। बहुत सारी अगर मिक्सचर वाली चीज़ें हैं उसको प्योर कर सकते हो। अब जैसे इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सॉल्ट। सॉल्ट बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, वो है एवोपोरेशन वाला मेथड। कैसे, वो समझो। पानी हमने समुद्र से लिया, समुद्र के पानी को, या फिर घर का ही पानी ले लो और घर के पानी को बेकर में डाल दो और डाल करके क्या करो, उसको अच्छे से मिला लो। अब उसको हीट दो। जब तुम इसको हीट करोगे तो ये बॉयल होगा और फिर एवोपोरेशन की मदद से पानी जो होगा वो निकल जाएगा और आपको पीछे में लेफ्ट आउट करेगा आपको सॉल्ट, और आपको सॉल्ट मिल जाएगा। तो ये जो मेथड है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन रहता है कि सॉल्ट बनाने का तरीके में कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, तो सिंपल सा है, जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है टू मेक सॉल्ट इज़ एवोपोरेशन। बस इतना ध्यान रखना है, एवोपोरेशन मेथड से हम सॉल्ट बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर into vapor is called vaporization, and the process of evaporation takes places continuously wherever water is present। सूरज की रोशनी कंटिन्यूसली सी पर पड़ते रहती है, तो जितना ज़्यादा सनलाइट इंटेंसिटी होगा उतना ज़्यादा एवोपोरेशन होगा। अगर कम सनलाइट आएगा तो कम एवोपोरेशन होगा। तो इसीलिए कोस्टल एरिया में सॉल्ट की फैक्ट्रीज़ वगैरह होती है, क्योंकि जो सी वाटर्स होते हैं उनको ला करके वो प्रॉपर वहाँ पर एवोपोरेशन की प्रोसेस करते हैं, एक फील्ड टाइप का बनाते हैं, और फिर जब वो एवोपोरेट होकर वाटर निकल जाता है तो उसको कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करके फिर मशीन्स में डाल के उसको प्यूरिफाई वगैरह करते हैं, जो भी उनकी डर्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको निकालते हैं और सॉल्ट आपको मिल जाता है। तो नॉर्मल जो कॉमन सॉल्ट होता है वो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन, आगे फिर से उसको प्यूरिफाई करके हमें खाने योग्य बनाया जाता है।
तो देख लो कि ये सी है, समुद्र के किनारे इस तरीके से सी के वाटर को ला करके इकट्ठा किया जाता है। जब एवोपोरेशन हो जाता है तो ये वाटर यहाँ से आसमान में चला गया वापस, ठीक है। और जो बच गया वाइटिश वाला उसको जमा कर करके रख दिया जाता है ये किनारे किनारे। तो सॉल्ट को जो ऑब्टेन करने का तरीका है वो तरीका एवोपोरेशन का प्रोसेस है। क्लियर है यहाँ तक? यूज़ ऑफ वन मोर देन वन मेथड फॉर सेपरेशन। अब सेपरेशन का और भी कितना मेथड है? बहुत सारा मेथड है। आपने देखा होगा बहुत सारे मेथड का यूज़ करके हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं। सो वी हैव स्टडीड सम मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। हाँ, हमने बहुत सारे मेथड्स को पढ़े हैं। डिफरेंट डिफरेंट सेपरेशन ऑफ मेथड्स होते हैं, जैसे हम मिक्सचर्स को हम अलग करने का देखते हैं, सिचुएशन है ना। इसमें तो हैंड पिकिंग हमने देख लिया। हैंड पिकिंग मेथड के बाद हमने बहुत सारी और भी अलग अलग हमने मेथड्स को देखा, शीविंग को देखा, इन सब मेथड्स को। इस मेथड में एक बहुत इंपॉर्टेंट है एवोपोरेशन के बाद कंडेंसेशन वाला। इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या करना है। नॉर्मली हमें करना ये है कि हम पानी को कैटल में गर्म करेंगे, ठीक है। गर्म करेंगे और इस कैटल के इस वेसल से पानी निकल रहा है। अब यहाँ पे हमने एक पैन को रख दिया है, इस भाप के थ्रू पानी यहाँ जा करके इस बेकर में जा रहा है। क्लियर है? कंडेंसेशन मेथड। अब इसको एक बार देखते हैं। When a steam comes in contact with a metal plate cooled with ice, it condenses and form a liquid water. The water drops that you observe falling from the plate were due to the condensation of steam. This process of conversion water vapor into liquid form is called condensation. तो कैटल था, गरम किया, हीट होने के बाद वेपर निकला, प्लेट में गया और ऊपर में हमने बर्फ़ को रख लिया है टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए। तो भाप जा कर के ऊपर गया, अब थोड़ा ठंडा हुआ, यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ थोड़ा कम टेम्परेचर है, ठंडा हुआ। ऊपर से आइस को हमने और रख दिया है ताकि और ये ठंडा हो जाए। अब ये फटाफट वेपर वापस से लिक्विड बन करके फिर से बेकर में स्टोर हो रहा है। इस मेथड को कंडेंसेशन मेथड हम बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। We have thus separated salt, sand, water using the process of decantation, filtration, evaporation, condensation। ये जो तरीका यहाँ पे लिखा है ध्यान से समझना है आपको। ध्यान से समझना ये है कि ये जो मेथड्स हम पढ़ रहे हैं, जैसे सॉल्ट का सेपरेशन, सैंड, वाटर, इन सब मेथड को अगर किसी चीज़ में मिक्सचर के फॉर्म में है, वाटर भी है, उसमें सैंड मिला हुआ है और वाटर है, इसमें सॉल्ट मिला हुआ है, तो बहुत सारी मेथड्स हैं, प्रोसेसेस हैं, डिकंटेशन, फिल्टरेशन, एवोपोरेशन, कंडेंसेशन, जिससे हम चीज़ों को सेपरेट करने में हेल्प हो जाती है हमारी। ठीक है। नाउ कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस? बिल्कुल। घर में शरबत सबने पिया होगा। अब अगर हम पानी में नमक को मिला दें तो डिज़ोल्व होगा? हाँ होगा। चीनी को डिज़ोल्व करें तो होगा। समझिएगा इसके पीछे का। जब सॉलिड, लिक्विड और आप गैस को पढ़ेंगे क्लास 8 में, 7 में भी थोड़ा बहुत पढ़ने को मिलेगा, आप 8 क्लास में आपको अच्छे से डिटेल में मिलेगा। तो वाटर की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें थोड़ा गैपिंग्स होते हैं। अब शुगर को जब हम मिलाते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये शुगर है, ये शुगर इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जा कर के बहुत ईज़िली फिक्स्ड हो जाता है और ईज़िली फिक्स होने के बाद ये मिक्स हो जाता है, तो हम इसे बोलते हैं कि ये तो घुल गया, ये तो मिल गया। लेकिन क्या सैंड को आप जब पानी में घुलाने की कोशिश करते हो तो वो घुलता है? नहीं, वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है, हेवियर पार्टिकल, तो वहाँ पर ये घुलेगा नहीं। ठीक है। नॉर्मली अब हम सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर एडिंग फ्यू स्पून ऑफ सॉल्ट डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन अनडिजॉल्व्ड एंड सेटल डाउन एट द बॉटम? कई बार ऐसा होता है कि नमक को, चीनी को हम घोलते हैं तो घुल जाता है, बट थोड़ा बहुत अमाउंट बच जाता है जो उस पानी और ग्लास के बेस पर रहता है। It means that no more salt can be dissolved in the amount of water we taken. The solution is now said to be saturated. बहुत सारे पार्टिकल जो मिल जाते हैं वो सेचूरेटेड हो जाते हैं
और जैसे बालू या कंकड़ पत्थर जब पानी में नहीं मिल पाते हैं अच्छे से, तो हम उनको अनसेचुरेटेड वाला पार्ट में बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो जो चीज़ डिज़ोल्व हो गया सैचुरेटेड, जो नहीं डिज़ोल्व हो पाया प्रॉपरली वो हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? बाकी ऐसे ही करके ये सब बाकी एनसीईआरटी की चीज़ें आप गो थ्रू कर लोगे एक बार। एक्टिविटीज़ बहुत मिलता है, बट जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया है। इफ़ यू आर इन क्लास 6, सो जस्ट गो थ्रू, रीड इट, एवरी पोर्शन को पढ़ो अच्छे से, एक बार अंडरलाइन कर लो। अंडरलाइन करने के बाद आप मेथड सेपरेशन मेथड्स पे ध्यान दो, ठीक है, कि सेपरेशन जो है वो क्या क्या मेथड है, हैंड पिकिंग है और क्या क्या इन सब चीज़ों के पीछे रीज़न है। फिर अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बस नॉर्मली चीज़ों को अपने जहन में ध्यान में रखो कि कौन कौन सा मेथड है और क्या क्या हुआ इस चैप्टर में। बहुत ज़्यादा आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बीपीएससी जेपीएससी या फिर यूपीएससी के लिए कर रहे हो, तो इस चैप्टर से आपको थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट समझने में समझना होगा। बाकी उतना ज़्यादा आपको लोड इस चैप्टर से नहीं लेने का है। बाकी जो 6 वाले स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा फोकस करो कि आप मेमोराइज़ करने की कोशिश करो, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है, ठीक है, कंडेंसेशन क्या होता है, एवोपोरेशन किसको बोलते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी एक बार बेस बनेंगी आगे की क्लासेस के लिए। डिकंटेशन, सेडिमेंटेशन और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप अभी एक चैप्टर को 6 वाले स्टूडेंट स्पेशली इस चैप्टर को जैसे आपने एक बार रीड कर लिया, ठीक है, आपको ऑलमोस्ट 70% चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या क्या प्रोसेस होता है। आफ्टर रीडिंग दिस वीडियो को फिर से आप एक बार देख लोगे, 1-2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, जब भी आपको टाइम मिले, 100% आपको क्लियरिटी होगी कि हाँ कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ है। ऑलमोस्ट सेकेंड टाइम जब आप पढ़ोगे तो वो तो आपको रिवीजन वाला पार्ट हो जाएगा। तो चीज़ों को रिवाइज करो, बार बार चीज़ों को पढ़ो और कोशिश करो लिख लिख करके जो स्कूल का नोट्स मिला है उसको पढ़ो। एक चीज़ और बता दूं 6 वाले स्टूडेंट्स को कि नई वाली जो एनसीईआरटी आई है, उस नई वाली एनसीईआरटी में चीज़ें इस तरीके से नहीं रहेंगी बाबू। उसमें क्या है, स्टोरी बना है पूरा। मल्ली और वल्ली करके भाई बहन है, उनकी स्टोरीज़ है। वो कहाँ अपने दादा के घर जाएंगे, वहाँ पे वो चीज़ों को देखते हैं, फिर वो अपने नानी के घर जाएंगी, वहाँ पे देखेंगी, फिर वो अपने बुआ के घर जाएंगे, और ये पूरी तरीके से मतलब एक स्टोरी के फॉर्म में सेपरेशन ऑफ मेथड्स, कंडेंसेशन, एवोपोरेशन वाला मेथड को सिखाया गया है। तो ऑल्दो एनसीईआरटी कुछ कुछ इनिशिएटिव ले रही है जो कि बहुत अच्छी है। स्टोरी के फॉर्म में बच्चों को पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। ये ना कि डायरेक्ट सिर्फ भर भर के एक्टिविटी, उसमें उतना एक्टिविटी नहीं है, कम कम एक्टिविटी है जो नई वाली एनसीईआरटी है। बाकी आप क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू करेंगे, जो डाउट होगा आप कमेंट करेंगे। आई रियली लव टू रिप्लाई योर कमेंट्स। सो आप वीडियो को देखो, आप कुछ सीखने की कोशिश करो, और जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा ज़रूरत है,